हेलो दोस्तों, नमस्कार। नवरत्न एकेडमी में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में जैसे आपने देखा वर्णमाला की परिभाषा समझी। आपको आज समझना है स्वरों का वर्गीकरण। सबसे पहले देखना है आपको स्वरों का वर्गीकरण। आप देखेंगे स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों के वर्गीकरण में देखिए, सबसे पहले स्वरों की परिभाषा देखना है आपको कि स्वर है क्या। आपने पढ़ा था कि स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं और जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। आज स्वरों को बोलते समय हम मुख के किस किस भाग की सहायता लेते हैं वो देखना है आपको। वैसे तो सारे वर्णों को, जितने भी 52 वर्ण हैं, उनका भी उच्चारण स्थान है, लेकिन आज हम देखेंगे कि स्वरों को उच्चारण के आधार पर भी बांटा गया है, फिर जिब्रा के आधार पर भी बांटा गया है, मुख आकृति के आधार पर भी, होठों की आकृति के आधार पर भी बांटा गया है। तो देखते हैं, चलिए ये सबसे पहले देखेंगे उच्चारण काल के आधार पर। सबसे पहले इसी को समझ लेंगे। उच्चारण काल है क्या? उच्चारण काल अर्थात बोलते समय आपका जो समय लग रहा है उसको कहते हैं उच्चारण काल। माने जो आप स्वरों को बोलते समय जो उच्चारण करते हैं वो आपका क्या है? उच्चारण काल है। माने बोलने का जो समय है, स्वरों पे बोलने का जो समय है वो आपका क्या है? उच्चारण काल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका जिब्रा की सक्रियता के आधार पर। तो जिब्रा की जो सक्रियता है अर्थात जो जीभ है हमारी, वो कितनी सक्रिय है वर्णों को बोलने के लिए, स्वर वर्णों को बोलने के लिए कितनी जीभ सक्रिय है, वो किस प्रकार से बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपका मुखाकृति के आधार पर। माने मुख के, जब हम स्वरों को बोलते हैं तो हमारे बोलते समय मुख की जो आकृति है वो किस प्रकार से बनती है। अगला देखते हैं आप ओष्ठ आकृति के आधार पर। माने हमारे जो ओष्ठ है वो स्वरों को बोलते समय किस प्रकार की आकृति बनाते हैं। नेक्स्ट है आपका उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान में स्वरों का वर्गीकरण किया गया, अर्थात जो हमारे स्वर हैं वो कहां कहां से, किस किस स्थान से बोले जाते हैं। जैसे दंत से भी बोले जाते हैं, ओष्ठ से भी बोले जाते हैं, मूर्धा से भी बोले जाते हैं। तो ये देखेंगे आप। नेक्स्ट देखेंगे आप कि सबसे पहले स्वर उच्चारण काल के आधार पर। तो उच्चारण काल के आधार पर आप देखेंगे उच्चारण, आप देखेंगे उच्चारण काल के आधार पर 3 प्रकार से स्वर वर्णों को बांटा गया है। 3 प्रकार से ध्यानपूर्वक देखना है आपको। वर्ण है, वर्ण 2 प्रकार के हैं, स्वर वर्ण भी हैं और आपका क्या है? व्यंजन वर्ण भी है। तो आप स्वर पढ़ रहे हैं तो उच्चारण के आधार पर देखेंगे आपके उच्चारण करते समय कितना समय आपको लगता है। तो सबसे पहले है ह्रस्व, ह्रस्व स्वर। फिर है आपका नेक्स्ट दीर्घ, दीर्घ, और फिर है आपका प्लुत। यहीं से समझ लेंगे इनको थोड़ा सा। ह्रस्व माने छोटा, दीर्घ माने बड़ा और प्लुप्त माने दीर्घ से भी अधिक समय लगता है। ऐसे स्वर वर्ण जिनको बोलते समय अधिक समय लगे वो प्लुप्त कहलाते हैं। और ह्रस्व माने कम समय लगे, ह्रस्व माने कम समय लगे, दीर्घ माने उससे ज्यादा लगे और प्लुप्त माने उससे और अधिक समय इसमें लगता है। नेक्स्ट देखते हैं उच्चारण काल के आधार पर। तो ये वाला देखेंगे आप उच्चारण काल के आधार पर। उच्चारण काल के आधार पर देखेंगे उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार ह्रस्व 3 प्रकार, स्वर जो है 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले देखेंगे आप ह्रस्व। जैसा कि मैं बता चुकी हूं आपको, ह्रस्व, ह्रस्व का मतलब होता है छोटा होना। ह्रस्व का मतलब है छोटा होना, छोटा। ह्रस्व का मतलब क्या हुआ? छोटा होना। माने जिसमें कम समय लगे वो आपका क्या कहलाएगा? ह्रस्व स्वर कहलाएगा। आप देखेंगे यहां पे देखेंगे उच्चारण,
उच्चारण के आधार पे आपको देख लेना है। 3 प्रकार मैंने आपको बताए थे। सबसे पहले आपको बताया था ह्रस्व, फिर बताया था दीर्घ, फिर बताया था प्लुप्त। ह्रस्व फिर से देखेंगे, ह्रस्व में आप देखेंगे कि जिसमें कम समय लगे, फिर आता है आपका दीर्घ, फिर आता है प्लुप्त। देखिए सबसे पहले ह्रस्व स्वर को देखेंगे तो इसकी परिभाषा देखेंगे। ह्रस्व स्वर है क्या? ह्रस्व स्वर कम समय लगने वाला है। दीर्घ स्वर, दीर्घ माने इससे ज्यादा समय लगने वाला, और प्लुप्त स्वर दीर्घ से भी अधिक समय लगने वाला कहलाता है आपका दीर्घ स्वर। अब आप ध्यानपूर्वक देखेंगे इसमें कि जो ह्रस्व स्वर है, सबसे पहले देखेंगे आप जो ह्रस्व स्वर है उसमें क्या क्या आते हैं, कौन कौन से स्वर आते हैं। तो ह्रस्व स्वर में आएंगे आ आएगा, ई आएगा, उ आएगा, और आप ऋ भी इसको रख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं आप दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में आपके आएंगे बड़ा आ आएगा, बड़ी ई आएगी, बड़ा उ आएगा। ये आपके दीर्घ स्वर कहलाएंगे। अब देखिएगा यहीं पे आपको हम संयुक्त दीर्घ भी बता देते हैं। संयुक्त दीर्घ, दीर्घ इसी के अंतर्गत आएंगे ए, ऐ और ओ, औ। ये आपके कहलाएंगे तो दीर्घ ही। आ बड़ा, बड़ी ई, बड़ा ओ, ए, ऐ, ओ, औ, और आपका ओ। ये भी आपका क्या कहलाएगा? आपका कहलाएगा तो दीर्घ ही। लेकिन यहां पे आपको मैं बता रही हूं संयुक्त 4 होते हैं। आपको ध्यानपूर्वक देखना है। संयुक्त जो है वो 4 होते हैं। कौन कौन से? ये, ऐ, ओ और औ। ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो यहां हम पढ़ रहे थे दीर्घ है। दीर्घ में आपको ये सारे ये आ जाएंगे, ये आपके दीर्घ के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर वो होते हैं जो नाटक या संवाद में या तेज बुलाने पे होते हैं। और इसके बाद प्लुप्त में क्या होता है कि समय इतना लगता है कि दीर्घ से अधिक समय लगता है, वो प्लुप्त स्वर कहलाते हैं। जैसे लिखते हैं ना राम, ऐसे करके ऐसे लिख देते हैं, जो इस प्रकार प्लुप्त स्वर कहलाते हैं। ये सब प्लुप्त स्वर कहलाते हैं। जिस प्रकार बोल देते हैं ओम, ओम, देखेंगे यहां पे आप देखेंगे ओम। इस प्रकार जो है राम, ओम, इस प्रकार यदि बोलते हैं जो जितना अधिक समय लगता है वो कहलाता है आपका प्लुप्त स्वर कहलाता है। फिर से देख लेंगे ह्रस्व स्वर को देखेंगे। आपका ह्रस्व स्वर में मैंने आपको बताया है कि कम समय लगता है, किसमें? उच्चारण में। जब उच्चारण में जहां पे कम समय लगे वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। आ, ई, उ, ऋ आते हैं। फिर आपका मैंने बताया है दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर में क्या होता है? आपका बड़ा आ आता है, ई आती है, उ आता है, ऐ, ओ और अ भी आ जाता है। ये आपके आ जाते हैं दीर्घ स्वर के अंतर्गत। लेकिन संयुक्त स्वर ये आपको देख लेना है वर्णमाला में, ध्यान से वर्णमाला में आए हुए हैं तो ये आपको अलग से देखना है। लेकिन यहाँ पे दीर्घ उच्चारण के आधार पर ये कहलाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर में आप देखेंगे जैसे राम, मतलब दीर्घ स्वर से अधिक समय लग रहा है तो वो क्या कहलाएंगे? आपके प्लुप्त स्वर कहलाएंगे। देखिए जैसा कि जिस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे उसे प्लुप्त स्वर कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे प्लुप्त स्वर कहेंगे,
ठीक है, उसे क्या कहेंगे, प्लुत स्वर कहेंगे। अब देखेंगे जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे उसे प्लुत कहेंगे। प्लुत स्वर का उच्चारण दूर से किसी को, जैसा कि बताया मैंने, बुलाने पर संस्कृत भाषा में मंत्र आदि उच्चारण जब करते हैं, तो जैसे मंत्र आदि उच्चारण करते हैं हम यहाँ पे देखते हैं, मंत्रोच्चारण करने में क्या होता है, यहां पे देखेंगे जैसे हम मंत्रोच्चारण करते हैं संस्कृत का, देखेंगे मंत्र। अब देखेंगे जैसे हमने ओम का मंत्र किया, क्या किया, हमने ओम का मंत्र किया, तो ओम इस प्रकार से आप बोलेंगे तो वो आपका किस में आ जाएगा, संस्कृत भाषा में। माने जो मंत्र जितने भी हैं संस्कृत भाषा में हैं, तो आप उच्चारण करेंगे तो उनमें टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा माने समय अधिक लगेगा, मतलब प्लुप्त स्वर के अंतर्गत आएंगे। और इसे त्रिमात्रिक भी कहा जाता है। प्लुप्त स्वर को क्या कहा जाता है, त्रिमात्रिक भी कहते हैं, माने इसमें 3 मात्राओं का प्रयोग भी होता है। अब देखिएगा जिब्रा की सक्रियता के आधार पे, किसके आधार पे, जिब्रा की सक्रियता के आधार पर। मैंने आपको पहले जिब्रा की सक्रियता के आधार पर स्वर भी 3 प्रकार के होते हैं, यहां देख लेंगे कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं जिब्रा के आधार पे। पहला है आपका अग्र, अग्र माने होता है आगे। फिर है मध्य, मध्य का मतलब होता है बीच। फिर आपका होता है पश्य, पश्य का मतलब क्या होता है, पीछे या बाद में, पश्य। ये है आपके स्वर। तो आप जिब्रा के आधार पे देखेंगे कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, अग्र, मध्य और पश्य। अग्र के अंतर्गत आप देखेंगे तो जिन स्वरों का उच्चारण करते समय, माने हम जो स्वरों का उच्चारण कर रहे हैं वो जीभ की जो आगे वाला भाग है, जीभ का जो आगे वाला भाग है वो आपका क्या आएगा, आगे वाले भाग पर जोर होगा। जैसे कि आप देखेंगे यहां पे सबसे पहले देखेंगे, यहां पे जो दिया है सॉरी ई, बड़ी ए, आई और ऋ, इसमें देखेंगे आप ई को बोल के देखिएगा, फिर बड़ी ई, ए, आई, ऋ। ये आप जब भी बोलेंगे, जब भी ये स्वर वर्ण आप बोलेंगे, आपके जो है जीभ के आगे वाले भाग पर जोर होगा, माने आपकी जिब्रा जो है सक्रिय रहेगी, आपके आगे वाला भाग रहेगा, जो नौ को आगे वाला जीभ का जो आगे वाला भाग है वो रहेगा सक्रिय। यहीं अगर हम देखेंगे, दूसरा देखेंगे मध्य वाला, अग्र वाला हो गया आपका। फिर आप यदि देखेंगे मध्य वाला यदि देखेंगे, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में जिब्र का मध्य माने बीच वाला, तो बीच वाला यदि भाग प्रयोग होता है तो वह स्वर क्या कहलाएंगे आपके, मध्य। तो देखिएगा केवल आ आना है, केवल आ जैसे ही आप बोलेंगे तो जो जीभ है, जीभ के बीच वाला भाग उस पर जोर पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं आप पश्य स्वर। पश्य स्वर देखते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में जिब्रा का पिछला वाला भाग सक्रिय रहे, माने आगे वाला, फिर बीच वाला, फिर बाद में जो पीछे है, बीच से पीछे है, उसको क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे, पश्य स्वर कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, पश्य स्वर कहेंगे। ठीक है, अब देखिएगा जिसमें पश्य में क्या क्या आएगा, बड़ा आ, उ, बड़ा ओ और औ। फिर बोल के देख लेंगे पश्य स्वर। जैसे हम यहाँ पे यदि हम अग्र स्वर बोलते हैं, ई, बड़ी, ए, ऐ और ऋ, तो हमारा अग्र भाग काम कर रहा है। यहीं पे यदि हम मध्य वाला बोल रहे हैं, औ, केवल औ, लेकिन यदि हम यहाँ पे पश्य बोलेंगे तो देखना, बोल के देखेंगे, उच्चारण स्वयं करके देखेंगे तभी समझ में आएगा। बड़ा आ, उ, बड़ा ओ और औ, इस प्रकार से आप देख लेंगे तो आपके ये हो जाएंगे क्या, आपके तीनों जिब्रा की सक्रियता के आधार पे ये आपके हो जाएंगे क्या, स्वर।
तीन प्रकार के अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि स्वरों का वर्गीकरण किया गया है जिब्रा के आधार पर, उनकी संख्या बताइए, तो तीन है। कौन कौन सी है? तो अग्र है, मध्य है और पश्च है। अच्छा, अग्र स्वर में क्या क्या आए हैं? तो ई आई है, बड़ी आई है और ई, छोटी, बड़ी, ए आई और ए आए हैं। यहीं पे यदि मध्य स्वर आते हैं तो केवल आ देखना है आपको। यदि पश्च स्वर आते हैं तो आपको देखना है बड़ा आ, ओ और ऊ और ओ और आ। नेक्स्ट देखते हैं, देखिएगा मुखाकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर आप देखेंगे स्वरों का वर्गीकरण। तो मुख आकृति के आधार पर आपको मिलेंगे चार प्रकार से, ठीक है, आपको मिलेंगे चार प्रकार से। यहां देखेंगे मुख आकृति के आधार पर, यहां पे सबसे पहले आप इसको ही समझ लीजिए, मुख आकृति, मुखधन आकृति, अर्थात मुख की आकृति आपकी स्वरों को बोलते समय कैसे बन रही है, ये आपको सबसे पहले देखना है। ये चार प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो इनके प्रकार लिख लेंगे। सबसे पहले पहला है आपका, देख लेंगे यहां पे विव्रत। कौन सा है? विव्रत, ठीक है। फिर आपका आता है अर्धविव्रत, अर्धविव्रत, ठीक है। फिर आता है आपका संव्रत, और फिर आता है आपका, एक सेकेंड रुक जाइए, फिर से देख लेंगे इसको। चार प्रकार होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं इसके? चार प्रकार होते हैं। यहां देखेंगे, पहला है आपका विव्रत, ठीक। फिर दूसरा है आपका अर्धविव्रत, अर्धविव्रत। फिर अगला है आपका, इसको इस प्रकार समझेंगे, अर्ध संव्रत, और फिर संव्रत, ठीक है। ये आपके चार हो गए। पहला, फिर ये दूसरा, और ये तीसरा, और ये चौथा। चारों को देखेंगे। यहां से देखेंगे सबसे पहले कि चार प्रकार के विव्रत है, अर्धविव्रत है, अर्धसंव्रत है और संव्रत है, ठीक है। इसको देखना है आपको कि ये आखिर कैसे आकृति बनाते हैं मुख की, ठीक है, कैसे आकृति बनाते हैं ये मुख की। तो आप यहां देखेंगे सबसे पहले वाला देखेंगे, विपरीत स्वर। विपरीत स्वर का शाब्दिक अर्थ होता है खुलना। इसका जो है, इसका मतलब होता है खुलना। क्या मतलब होता है इसका? खुलना। किसका खुलना? मुख का खुलना। अर्थात जिस स्वर का उच्चारण करते समय मुख पूर्ण रूप से खुला होता है। माने जो हमारा मुख होता है वो कैसा होता है? पूर्ण रूप से खुला होना चाहिए, ठीक है। उसमें केवल क्या आता है? आ जाता है। इसके अंतर्गत क्या आ जाता है? केवल आ जाता है आपका, बड़ा आ। कैसे बोलेंगे? जैसे आपने बोला विव्रत में, विव्रत स्वर है क्या? तो विव्रत स्वर का शाब्दिक अर्थ है खुलना। वो जिसमें मुख में जब पूरा मुख खुल जाए, पूरा मुख खुल के बोले तब स्वर निकलता है आपका बड़ा आ। जैसे आप बोलते हैं बड़ा आ बोलते हैं तो आपका वो कैसा स्वर कहलाएगा? विव्रत स्वर कहलाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अर्धविव्रत। अर्धविव्रत में देखिएगा, जैसे जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख आधा हो। अभी क्या हो रहा था इसमें? पहले में आपका मुख पूरा खुल रहा था, इसमें क्या करना है आपका? मुख द्वार का आधा खुलना, मुख द्वार का आधा खुलना। जैसे देखिएगा, बोल के देख लेंगे। यहां पे आ
ऐ, औ और औ। इस प्रकार से बोलेंगे अ, ऐ, औ और ओ। ये यदि हम इन स्वरों को बोलते हैं तो हमारा मुख जो है पूर्ण रूप से पूरा जो है खुलेगा नहीं, आधा खुलेगा। यही यदि हम विव्रत में जाते हैं तो मुख द्वार हमारा क्या करता है, पूरा खुलेगा। और अर्ध माने होता ही है आधा खुलना। अर्ध विव्रत माने सबसे पहले ये समझ लीजिए, अर्ध विव्रत माने आधा खुलना, मुख का आधा खुलना। जहां पर स्वरों का उच्चारण करते समय हमारा मुख आधा खुले, वहां वो स्वर क्या कहलाएंगे आपके, वो आपके स्वर कहलाएंगे अर्ध विव्रत। कौन कौन से होते हैं, तो छोटा अ, ऐ, औ और औ, ये आपके क्या हो जाते हैं, अर्ध विव्रत स्वर कहलाते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं समव्रत। तो समव्रत को छोड़ के आपको सबसे पहले देख लेना है अर्ध समव्रत। ठीक है, अर्ध समव्रत जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख आधा, अर्ध माने आधा, बंद, आधा बंद रहे, मतलब पूर्ण रूप से बंद नहीं रहेगा। यदि पूर्ण रूप से बंद होगा तो हम बोल नहीं पाएंगे। आधा माने कम खुला, यहाँ पे आधा खुला, यहाँ पे आधा बंद होने की ओर है, माने मुख को जो है आपका मुख जो है बंद की ओर होगा, वो भी आधा, पूरा नहीं। ए ओ, ऐसे आपने ए ओ कहा तो मुख का जो मुख द्वार होगा वो कैसा होगा, मुख की आकृति कैसी होगी, बंद की ओर होगी। ठीक है, अब समझेंगे इसको समव्रत को। माने समव्रत का, समव्रत शब्द का शाब्दिक अर्थ होगा बंद होना। यदि ये बंद होना है, लेकिन एक चीज जरूर समझना है कि बंद थोड़ा बहुत तो खुला होगा तभी तो स्वर निकलेंगे, लेकिन माना जाता है समव्रत अर्थात बंद होना है। तब जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख प्रायः बंद सा लगता है, माने क्या है, बंद सा लग रहा है, बंद नहीं है, माने बंद सा रहता है, वो स्वर क्या कहलाते हैं उनको देखना है। देखिएगा, इसमें बोल के देखेंगे, ई, बड़ी, ऊ, बड़ा ऊ, ऋ। यदि हम इनको बोल देते हैं तो आपका मुख ये मानिए लगभग बंद जैसा ही दिखेगा। कैसा रहेगा, बंद जैसा ही दिखेगा। ये नहीं है कि पूर्ण बंद हो जाएगा तो फिर आप बोलेंगे कैसे, है ना। तो आपका मुख जो है थोड़ा सा बंद जैसा लगेगा, लेकिन बंद नहीं होगा, बंद जैसा लगेगा। जैसे ई, बड़ी, ऊ, बड़ा ऊ, ऋ। लेकिन यहीं पे यदि हम अर्ध समव्रत में जाते हैं तो क्या होगा, आपका आधा बंद रहेगा, जैसे आई और औ आ जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिएगा, ओष्ठ आकृति के आधार पर, ओष्ठ आकृति के आधार पर, ओष्ठ आकृति में आप देखना है आपको, जैसा कि मुख आकृति बताया था उसी प्रकार देखना है ओष्ठ आकृति का। तो ओष्ठ धन आकृति अर्थात क्या है, ओठों की आकृति को बनना। तो सबसे पहले आप वीडियो में वो तो सुनेंगे ही, साथ में आपको आकृति को भी ध्यान पूर्वक देखना है, ध्यान देंगे। यहाँ पे देखेंगे ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले प्रकार देखेंगे आप वृत्ताकार। वृत्त आप जानते हैं, व्रत माने मुख का व्रत बन जाना, गोल बन जाना, सॉरी ओंठों का, जो ओंठ हैं आपके वो कैसे बन जाएंगे, वृत्तकार में बन जाएंगे, माने गोल हो जाएंगे। जहां पे मुख का जिन स्वरों का उच्चारण जब हम करेंगे, जिन स्वरों का हम उच्चारण करेंगे तो उस समय ओंठों का आकार किसके समान होगा, व्रत की भांति गोल हो जाता है। व्रत की भांति कैसा हो जाता है, गोल हो जाता है। ध्यान पूर्वक देखेंगे, बोलेंगे भी साथ में। जैसे हमने कहा ऊ, जैसे ऊ लिखा हमने, ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे ऊ, ऊ बोल के देख लीजिए, ऊ। तो आपकी जो होठों की आकृति होगी वो कैसे होगी, गोलाकार होगी। यहीं पे बड़ा ऊ बोला, फिर आपने ओ जैसे बोला, औ बोला, अ बोला। आप जब भी इन स्वरों को बोलेंगे तो आपकी जो है व्रत बनेगा। किसका बनेगा, होठों का। किसका बनेगा, होठों का बनेगा आपका व्रत। वहीं यदि आप दूसरा नंबर देखेंगे आप व्रत का, तो आ का मतलब ही है, आ का मतलब है नहीं,
आ का मतलब क्या है, नहीं होना। व्रतकार माने व्रत बना है, अव्रतकार माने व्रत नहीं बनेगा। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय गोल ओठ जो है गोलाकार रूप नहीं लेते हैं, वो क्या कहलाएगा आपका, अव्रताकार स्वर कहलाएगा। जिस प्रकार से आप देखेंगे, यहां पे देखिए बोल के भी देखेंगे, अ, बड़ा, ई, उ, ए, और आपने इनको बोला, सॉरी इसमें ऋ नहीं आएगी, आपको ऋ को नहीं बोला क्योंकि इसका उच्चारण स्थान और है, आपको ध्यानपूर्वक देखना है। देखिएगा, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय होठों का गोलाकार होना बहुत आवश्यक है, वो है वृत्ताकार। जिनमें गोलाकार नहीं हो रहा है वो स्वर क्या कहलाएंगे, तो वह अवृत्ताकार स्वर कहलाएंगे। जिसमें क्या क्या आएगा, अ आएगा, बड़ा आएगा, ई आएगी, उ आएगी, ए आएगी, अ आएगी। आपको बोल के भी देखना है, इसको प्रयोग करके भी देखना है, तब जाके आप, रटना नहीं है इसको, आपको सिर्फ और सिर्फ बोल के समझना, उच्चारण करके देखना है। आप यदि इसका उच्चारण नहीं करेंगे, रटेंगे तो कभी नहीं आएंगे, आपको उच्चारण करके देखना है। देखिए पहले मैं फिर से करवा रही हूं, वृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार स्वर में देखिए उ, बड़ा ओ, वृत्त बन रहा है, लेकिन यही यदि हम देखते हैं अवृत्ताकार में तो देखिएगा अ, बड़ा, ई, बड़ी, ए, इतना बन रहा है, रेर आपको इसमें नहीं देखना है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, ध्यान पूर्वक देखेंगे। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण है, ना कि संपूर्ण वर्गों का। आपको ये जो चित्र दिया है, या हम बाद में आपको समझाएंगे, अभी आप केवल स्वरों को देखेंगे, ठीक है। स्वरों का देखना है, जैसे उच्चारण के स्थान के आधार पर 4 प्रकार के माने गए हैं। क्या स्वरों का वर्गीकरण केवल, जैसे कंठ अपना पहला आता है, तो कंठ के लिए गला होता है, जैसे अ, बड़ा। स्वर को बांट रहे हैं, केवल तालव्य है आपका, तो ई, बड़ी। लेकिन यही यदि ये और ऐ आ जाती है तो इनका कंठ और साथ में तालव्य भी है, ध्यान रखना है आपको। फिर मूर्धा आ जाता है, जिनका उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है, अभी समझाएंगे आगे। मुख से सबसे ऊपर वाला ठोस भाग वो होता है आपका, तो वो आपका मूर्धा रहेगा, इसका रेट रहता है, ठीक है। आगे देखना है आपको। अब इस चित्र को देखेंगे आप, देखिए ओष्ठ स्वर भी देख लीजिएगा आप, इनका उच्चारण ओष्ठ से होता है, ये स्वर है केवल। अब आप देखेंगे इसको, उ, बड़ा उ, लेकिन यहां पे ओ और अ, ओष्ठ तो है, कंठ ओष्ठ भी है, ध्यान रखना है। ओ और औ को कंठ ओष्ठ भी है, आगे हम बताएंगे आपको। अच्छा, इसको ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। जैसा मैंने आपको बताया था कि अंग और आहा, क्या बताया था सबसे पहले, अंग और आहा, अंग और आहा। अंग है ये और ये आहा है आपका। ये क्या कहलाते हैं, अयोग बाय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये, अयोग बाय कहलाते हैं ये, ठीक है। अंग को अनुस्वार भी कहते हैं, ठीक है, और आहा को विसर्ग कहते हैं, ठीक है। इनका ध्यान रखना है। अब इनके बारे में कुछ चीजें समझ लेते हैं कि हिंदी में इनको आखिर क्यों अलग किया गया है। जैसे आप लोग शुरू से 13 पढ़ते आए हैं, लेकिन फिर 11 बताए हैं स्वर, इनको अयोग वायों में आखिर क्यों रखा गया है, इसको देखते हैं आप, ठीक है, कि आखिर इनको अयोग वायों में क्यों रखा गया है। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, ये हिंदी भाषा में, ठीक है, आपको अंग और आहा स्वर में नहीं लेंगे, ठीक है, ये स्वर में नहीं लेंगे। आप किस में लेंगे, ये आप लेंगे इसको किस में, व्यंजन में, सॉरी, इसको किस में लेंगे, ना तो व्यंजन में लेंगे और ना ही स्वर में लेंगे इसको। अब देखिएगा, यहां ध्यानपूर्वक देखेंगे आप, यहां से देखेंगे अंग, अंग, आहा, ये ना तो स्वरों की गणना में आते हैं, माने
ना तो ये स्वरों में गिने जाते हैं, मतलब अंग और आहार ना तो स्वरों में गिने जाते हो और ना ही व्यंजनों की गणना में आते हैं। सबसे पहले इस चीज को समझ लीजिए आप कि जो है अंग आहार ना तो स्वरों में आते हैं ना ही व्यंजनों में आते हैं, इन्हें कहा जाता है क्या? अयोग्यबाह्य। जैसा मैंने आपको बताया, क्या कहा जाता है? अयोग्यबाह्य। इनको क्या कहा जाता है? अयोग्यबाह्य कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इनका जो उच्चारण है आ के बिना संभव नहीं है। किसके बिना संभव नहीं है? आ के बिना संभव नहीं है। ठीक है, अब समझिए आगे, जिन स्वरों का उच्चारण में वायु यदि मुख के साथ साथ नासिका के द्वार से भी बाहर निकले, वो कहलाते हैं आपके अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। कौन कौन से? जैसे ओ हुआ और आदि। जिन स्वरों के उच्चारण में वायु केवल मुख विवर से ही बाहर निकलती है, वे निरअनुनासिक कहलाते हैं। मुख से अर्थात अनुनासिक वे कहलाते हैं जो मुख के साथ साथ नासिका को भी लिए रहते हैं। लेकिन निर सबसे पहले निर का मतलब होता है नहीं, निर का मतलब नहीं, नासिका को नहीं लिए है जो, अर्थात जो केवल और केवल मुख से बोले जाते हैं। जैसे में देखिए आ, ई, ओ, इस प्रकार सभी स्वर जो है, यहां देख लीजिए सभी स्वर जो है, आगे आप पढ़ेंगे, अल्पप्राण पढ़ेंगे, महाप्राण पढ़ेंगे, अघोष पढ़ाएंगे, सघोष पढ़ाएंगे, अघोष सघोष, ठीक है, घोष अघोष, इस प्रकार पढ़ाएंगे तो इनको समझ लिए। सभी जो स्वर हैं वो अल्पप्राण होते हैं, सभी स्वर घोष और अघोष होते हैं। चलिए आगे देखते हैं, इसको देखेंगे। अब देखिएगा, आपने पढ़ा यहाँ पे उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, और यहाँ पे आज चित्र में देख लेंगे आप, क्या देखेंगे, यहाँ पे आप सारे वर्णों का देखेंगे, सारे वर्णों का, आपके वर्ण हैं, वर्णों का उच्चारण स्थान, वर्णों का उच्चारण स्थान। अभी आप स्वर का देख रहे थे, अब आपको सभी वर्णों का उच्चारण स्थान देखना है। आपको ध्यानपूर्वक देखना है। एक इस चित्र में सबसे पहले देखेंगे आप, इस चित्र में आपने देखा कंठ, देखिए ये है कंठ, कहां से निकल रहा है? गले से, ये कंठ है आपका। यहां से आपको आ निकल रहा है, अ, बड़ा और क, तो का मतलब क्या हो गया आपका? पूरा क। आप अच्छा इसको एक सूत्र से भी समझ सकते हैं, देखिएगा यहां पे आप लिखेंगे अकू, क्या लिखेंगे? अकू, बस आपको इतना ही याद रखना है। क्या रखना है? अकू। आपने अकू आगे क्या कर देंगे? कंठ। ध्यानपूर्वक देखिएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे यदि आप इस प्रकार से याद कर लेंगे तो, ध्यानपूर्वक समझ लेंगे, केवल समझना है आपको, अकू बोलना है और आपके सारे कंठ से निकलने वाले स्वर और व्यंजन इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। ध्यानपूर्वक देखिएगा, अकू में आपने देखा अ, तो सबसे पहले अ आया, छोटा और बड़ा, ठीक है। फिर आप देखिएगा का आपने देखा, का मतलब, को का मतलब हो गया यहाँ पे आपका का वर्ग, क्या हो गया? का वर्ग। अब देखिएगा यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिएगा, का वर्ग, का, ख, ग, घ, औ, ठीक, का, खा, ग, घ, सॉरी यहां देखेंगे। अब देखिएगा आगे देखेंगे, क, ख, ग, घ, अंग, का वर्ग हो गया, ये आपका अ हो गया, आ दोनों निकल आए। अकुह कह के सिर्फ आपको अकुह कंठ, अर्थात अकुह जो है कहां से निकलता है? कंठ से निकलता है। अर्थात ये है, कहने का मतलब ये हुआ कि जो
अकु है वो कंठ से निकल रहा है, माने कंठ में देख लीजिए आप क्या क्या है, अ है, बड़ा है, का वर्ग है, का वर्ग मैंने आपको बताया ये है आपका, का वर्ग निकल रहा है, पांचों ये आ गए और ये हा हो गया, आपको ये हा हो गया। अब यहीं से देखते जाएंगे, आ जो है आपका स्वर के अंतर्गत आ रहा है, का जो है स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आ रहा है और हा ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आ रहा है। ये जो हा है वो ऊष्म के बढ़ते जा रहे हैं, ये सारे स्वर भी आ रहे हैं, व्यंजन भी आ रहे हैं, स्पर्श व्यंजन भी आ रहे हैं इसमें और आपके इस ऊष्म व्यंजन भी आ रहे हैं। तो ध्यान पूर्वक देखिएगा इसको, ठीक है। अकुहा सिर्फ आपको कहना क्या है, अकुहा, ठीक है। आप देख लेंगे, आगे चलेंगे अपन, आगे कंठ हो गया, तालु की ओर चलेंगे, कंठ हो गया, अब चलेंगे आप तालु की तरफ। चलिए अब देखते हैं, कंठ हो गया आपका क्लियर, कंठ हो गया क्लियर। अब चलेंगे तालु। तो देखिए तालव्य अर्थात तालु, ये है आपका तालु, ध्यान से देखना है। कंठ गले को कहते हैं, तालु ऊपर है जहां पर जीभ जाती है बोलते हुए, ई बड़ी चा छा जा छ, चावर को जब आप बोलेंगे तो वो आपका हो गया तालु। तालु माने जीभ जहां पर दांतों से थोड़ा सा पीछे जाएगी, तलुए में लगेगी, वो आपका तालु हो गया। तो यहाँ पे जिस प्रकार से आपने कंठ का समझा था, ठीक उसी प्रकार आप तालु को भी समझेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तालु, तालु, कंठ तालु। अच्छा, तालु के लिए एक सूत्र, जिस प्रकार से हमने अकुहा कहा कंठ के लिए, इचुयस, इसमें कुछ नहीं करना आपको, क्या कहना है, यहां करेंगे इचु यस, इचु यस। इसको बोलने में आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, जल्दी से आप समझ जाएंगे। इचु यस, इचु यस। अब देखिएगा, अब आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे ये आखिर ये इचु यस है क्या, ठीक है। इचुयस है क्या, आपने इचुयस कहा और तालव्य से जितने भी वर्ण हैं वो निकल आए, आपको याद भी हो जाएंगे। देखिए ई माने छोटी और बड़ी, इचुयस का मतलब हो गया छोटी और बड़ी। चु माने चा, चा वर्ग, चा का मतलब क्या हो गया, चा वर्ग। चा वर्ग में आपका च, छ, ज, झ, ञ, ये नासिका से भी निकलते हैं, ध्यान रखना है। ये अंतिम वर्ण जो है ये नासिका से भी निकलते हैं, वो बाद में बताएंगे, लेकिन यहाँ पे देखिएगा तालव्य से बता रही हूं मैं। जैसा आपने देखा यहाँ पे ये देखिएगा ई चा वर्ग और या, तो इसको याद करने का सबसे इचु यस बोल दिया आपने और निकल आए। यहां से आपने च माने च, और यहां से मतलब या माने या और सा माने स। मैंने सबसे पहले आपको वर्णमाला में बताया था तालव्यशा माने तालु से निकलने वाला होता है ये सा, इसलिए से तालव्यशा कहते थे। तो देखिएगा तालु से निकलने वाले स्वर और व्यंजन वर्ण कौन कौन से हैं, ई बड़ी चा, ठीक है, चा छा जा झा चा वर्ग हो गया, या हो गया सा। अच्छा, एक चीज और है, इसकी कभी कभी क्वेश्चन में आपको संख्या भी पूछ ली जाए तो आपको 5 2 7 8 9, इसकी संख्या 9, इसी प्रकार सबकी संख्या निकाल के आपको रख लेनी है, ठीक है। संख्या भी पूछी जा सकती है, ठीक है। तो आपको इस प्रकार ध्यान पूर्वक देख लेना है। इचुएस बोल दिया आपने, तालु से निकलने वाले सारे वर्ण हो गए। इचुएस बोला आपने, तालु से निकलने वाले सारे वर्ण हो गए। इचुएस का मतलब समझ लिया आप। नेक्स्ट चलते हैं, मूर्धा। 2 हो गए आपके मूर्धा। ये मूर्धा है कहाँ, मूर्धा माने तालु से, मूर्धा और पीछे जाए, तालु से और पीछे। जैसे आपने ई
जब आपने तालु बोला था, तालु में जब आप बोल रहे थे तो ई बड़े आराम के साथ जीभ ऊपर जा रही थी। ध्यान से समझना है इसको, और आपको प्रयोग करके देखना भी है, बोल के देखना है, तब जाके आपको याद होंगे। जैसे आपने बोला ई, तो आपकी जो जीभ है बहुत आराम के साथ जा रही है। ई बड़ी चा छ ज छ य श, ठीक है। लेकिन यहीं पे यदि हम मूर्धा देखते हैं, ठीक है, मूर्धा को देखते हैं, तो सबसे पहले मूर्धा को समझ लेते हैं कि जिन वर्णों को बोलते समय हमारी जीभ क्या करती है, झटका झटका या फिर ऐसे टकराती है, झटका से तुरंत नीचे आ जाती है, वो आपका मूर्धा हो जाता है। इसका भी एक सूत्र है ऋटुरस। मूर्धा का क्या है सूत्र, मूर्धा ऋटुरस, इसका सूत्र क्या है, ऋटुरस, ये वाला सा आएगा। अब देखिए जिस प्रकार से आपने कंठ में अकोहा बोला था, इचु यश बोला था, तालव्य में बोला था, और मूर्धा में आपका क्या समझना है आपको, ऋटुरस। ये बस याद कर लेना, मूर्धा हो गया आपका। मूर्धा से निकलने वाले वर्ण स्वर वर्ण हो गए आपकी, आपको ध्यान देना है। ऋटु रि रिर, ये रिर है, बस ये रिर आपका हो गया, वही नियम होगा। टा वर्ग हो गया, ठीक, टा ठा ड ढा और अण, ये आपके, और ये लास्ट वाला जो नासिका भी होता है और मूर्धा भी होता है, ध्यान देना है आपको इसके, ठीक है। तो ये हो गया। अब आपका आता है यहां से अंतस्थ व्यंजन वाला रा, ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन वाला रा। अब ये आगे बताया था तालव्य वाला सा भी है, मूर्धा वाला सा, इसको क्या बोलेंगे, मूर्धा वाला, मूर्धनिशा, क्या बोलेंगे, मूर्धनिशा, ठीक है। वो तालव्य वाला था और ये मूर्धा वाला। अब इनकी संख्या देख लेंगे, ये 8 हो गई आपकी संख्या, तो ये आप संख्या देखते जाएंगे। मूर्धा से निकलने वाले स्वर व्यंजन वर्ण या फिर वर्ण कौन से होते हैं, तो आपको बताना है। रेड है, टा है, ठा है, डा है, ढा है, अड़ा है, और रेड भी है और सा भी है। ये सा कौन सा कहलाता है, मूर्धस, मूर्धन वाला सा, या तो ये कहेंगे या फिर मूर्धनिशा भी बोल सकते हैं। आप इसको क्या बोल सकते हैं, मूर्धनिशा भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे आगे, मूर्धा वाला हो गया, कंठ हो गया, तालु हो गया, मूर्धा हो गया। अब आपको समझना है, अब दंत, दंत कहाँ है आपको ध्यान पूर्वक देखना है। ये है आपका दंत। अब दंत में आपको देखना है, सबसे सरल सूत्र है इसका, सबसे सरल दंत का सबसे सरल सूत्र है, आपको देखना है तलस। मात्र आप तलश कह दिया, आपके सारे जो है वर्णों के उच्चारण कंप्लीट हो गए। जो आपने वर्ण बोले, वर्ण जितने भी हैं, तलस बोलने से सारे दंत से निकलने वाले जो है वर्ण हो जाएंगे, जिस प्रकार देखा था आपने। अब यहाँ पे तलस में आपका ता वर्ग आ गया, त, थ, द, ध और न, वही है, वर्ग आ गया पूरा, ता वर्ग आ गया। लेकिन जैसे ही आपने ना बोला है तो ये क्या हो जाएगा, नासिक वर्ण भी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप ला बोलेंगे तो ये अंतस्थ व्यंजन से आ गया है, ठीक है। और सा, ये देखिए ध्यान से, ये वाला स, ये तीनों सा मैंने आपको बताए हैं, ध्यान से समझना। पहला तालव्य, दूसरा मूर्धनिशा और तीसरा आपका दंतीसा। क्या पढ़ेंगे इसको, दंतीसा। तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। केवल आपका कंठ से आपको बोलना है अकुहा, अकुहा कह देने मात्र से आपका कंठ से निकलने वाले वर्ण हो जाएंगे कंप्लीट। स्वर भी, व्यंजन भी उसमें आ जाएंगे, व्यंजन के प्रकार भी आ जाएंगे उसमें, स्पर्श व्यंजन भी आ जाएंगे उसमें, अंतस्थ भी आ जाएंगे आपके। फिर आपको जिस प्रकार से तालव्य वाला बोलना है तो तालव्य में आपका क्या आ जाएगा, तालव्य में आपको इचु यस बोल देना है। मात्र इचु यस कह देने से आपके जितने भी वर्ण हैं
वर्णमाला में जितने भी वर्ण हैं जो जहां से निकलते हैं, तालव्य से निकलते हैं, ई यस मात्र आपको रट लेना है, बस सारे याद हो जाएंगे आपको। नेक्स्ट आपको देखना है मूर्धा, मूर्धा से भी आपको देखना है ऋतु रस, आपके सारे वर्ण हो जाएंगे। फिर आपको दंत बोलना है, तो दंत में आपको क्या है, दंत में आपको मैंने बताया तलस बोल देना है। मात्र तलस बोल देने से आपके सारे जो है स्वर और व्यंजन वर्ण निकल आएंगे। इसके बाद देखते हैं ओष्ठ, ठीक है। इसके बाद ओष्ठ का देखना है। ओष्ठ का भी यही सूत्र है, एक बहुत सरल सूत्र है, याद हो जाएगा आपको। ओष्ठ का बहुत छोटा भी है और सरल भी है, ध्यान से देखना है आपको। उपु, उपु। अब देखिएगा दंत के बाद आपने समझा कि दंत से निकलने वाले माने, दंत से निकलने माने क्या है, मतलब क्या है, जीभ जब दांतों में जाके टकराती है, जीभ का ही है, जिब्रा को जाना है, कंठ से निकलने वाला वर्ण कंठ से निकलेंगे, फिर तालु में जाके जीभ टकराएगी। लेकिन मूर्धा में क्या करती है, मूर्धा में जब भी वर्ण निकलते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी से बोले जाते हैं, टा ठा डा ढा ड़ा इस प्रकार। लेकिन दंत में जैसे ही बोलेंगे हम तो दंत में जीभ जाके टकराती है। बोल के देख लीजिए, उच्चारण कर ता था दा धा ला शा, इस प्रकार से। नेक्स्ट चलते हैं ओष्ठ। ओष्ठ वाला क्या होगा, जो भी हम वर्ण बोलेंगे, जो भी स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण बोलेंगे तो होठों से बोलेंगे, माने होठों की सहायता लेंगे। आपने उपु बोल दिया, हो गया आपका। उपु में दोनों ओ आ गए, बड़ा ओ छोटा ओ, बोल के भी देख लीजिए। और पा वर्ग आ गया, पा फा बा भा और मा। देखिएगा बोल के साथ में देखना है आपको। यहाँ पे आपने देखा माँ, माँ जो आप बोल रहे हैं वो नासिका से भी निकलेगा और यहाँ पे ओष्ठ की भी सहायता लेगा, क्योंकि ये क्या है, नासिका वर्ण भी है, ध्यान रखना ये, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा इनकी संख्या देख लेते हैं तो 7 हो जाती है। उपु बोल देने से मत, ओष्ठ से निकलने वाले उपु, यहाँ देख लीजिए आप, ऊपर लिखा ही है, होंठ से बना हुआ है, यहाँ पे होंठ से बोलेंगे। आप कहां से बोलेंगे, होंठों से बोलेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं आप नासिका, जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, लेकिन उसको ध्यान से देख लीजिएगा। ये है नासिक वर्ण। इसमें जो है अयोग बाय का अंग आ गया है। अयोग बाय का क्या आ गया, अंग आ गया। अहा को यदि हम कह दें कि कहाँ है, तो भाई अकुहा में जब हम आहा पढ़ते हैं तो यहीं पे हम विसर्ग भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नासिका से निकला प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ग। तो नासिका तो है ही इनका 5 का, 5-6 का, लेकिन साथ में क्या है, कंठ भी है, तालु भी है, मूर्धा भी है, दंत भी है, ओष्ठ भी है। देखते चलना, यदि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि 5 का उच्चारण स्थान क्या है, केवल नासिका है तो नासिका देना, नासिका के साथ साथ क्या है इनका उच्चारण स्थान, तो आपको क्रम से वर्ग बाई वर्ग देखते जाना है। कंठ भी है, तालु है, दंत है, ओष्ठ है, ठीक है, आपको देखना है। नेक्स्ट चलते हैं वा, इसको बहुत ध्यान से देखना है। वा, ये जब आप पढ़ते हैं, बोलते हैं, बोल के देख लीजिए। जब आपने बोला वा तो आपकी जो है जिब्रा दांतों में टकराई और होठों से निकलते हुए वा निकलेगा आपका। यहीं पे यदि आप बा बोलते हैं, वा बा, तो ये आपका ओंठ से निकलना है केवल बा। यहीं पे यदि आप बा बोलते हैं, देखिएगा ये वाला बा बोलते हैं, तो आपने बा बोला, पाफा बा बा, पाफा बा बा बोल रहे हैं तो ओष्ठ से निकल रहा है। लेकिन यदि आप वा बोलते हैं तो ये दंत ओष्ठ है। ये बहुत ध्यान से देख लेना है आपको। दांत के साथ ओष्ठों की भी सहायता ली जाती है। अगला पढ़ेंगे आप, यहाँ पे कंठ और तालु, ये आई है यहाँ पे, ए आई में देखिएगा कंठ तालु, क्या रहेगा ये, कंठ और तालु, माने ए आई को बोलने के लिए कंठ तो है ही, साथ में तालु की भी सहायता लेनी पड़ेगी। बोल के देख लीजिए ए आई। अगला देखते हैं आप कंठ ओष्ठ, इसी प्रकार से ओ माने ओ तो है ही इसको, लेकिन कंठ की भी सहायता ओ, ठीक है। इतना आपको देख लेना है ध्यानपूर्वक, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं।